गुड इवनिंग क्लास। आज एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का हम एक और क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। राइट, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। सेम, 3 पार्टनर, ओल्ड रेशियो 5:3:2, न्यू रेशियो इक्वल यानी 1:1:1। They want to change their ratio from 1st April 2019. On that date, the goodwill appeared in the books at ₹12,000. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस टाइम उन्होंने अपनी रेशो चेंज करने की सोची उस टाइम ऑलरेडी उनकी बुक्स में गुडविल 12,000 की थी। इसका मतलब है ये गुडविल परचेज गुडविल थी जो कभी इन्होंने खरीदी होगी गुडविल। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26 क्या कहता है कि अगर कोई भी एग्जिस्टिंग गुडविल बुक्स में है उसको राइट ऑफ करना है, ठीक है, खत्म करना है बुक्स में से। On that date, goodwill appeared in the books at ₹12,000, बट इट वॉज रीवैल्यूड। लेकिन आज अगर हम देखें तो आज हमारे बिजनेस की सेल्फ जनरेटेड गुडविल रीवैल्यूड करा तो वो कितनी है? 30,000। पास जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप गुडविल की जर्नल एंट्रीज करिए ये सोचते हुए कि आपको बुक्स में गुडविल अकाउंट नहीं दिखाना है। बेटा एक चीज हमेशा याद रखें कि जब भी फर्म के अंदर ओल्ड गुडविल यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल होगी तो सबसे पहले हमें उसे राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के बाद न्यू गुडविल अब है हमारे पास 30,000। इस गुडविल के हिसाब से अब आपको एडजस्टमेंट करनी है। वही 2 ऑप्शन है, एडजस्टिंग एंट्री करके या गुडविल रेज एंड राइट ऑफ करके। ठीक है, इस क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल यानी एग्जिस्टिंग गुडविल 12,000 है, न्यू है 30, ओल्ड रेशो है ये और न्यू रेशो है इक्वली। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है सबसे पहले हम ये देखते हैं। बेटा सबसे पहले आपको एक नोट्स में रिवाइज करा दूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग गुडविल और परचेज गुडविल। ये बात मैंने आपको पहले समझाई थी। मस्ट बी राइट ऑफ इन द बुक्स मैक्सिमम 10 ईयर्स के अंदर। राइट ऑफ करने के लिए क्या करना होता है? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल खत्म करनी है तो गुडविल को क्रेडिट करना होगा। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशो में, ये बात आप याद रखेंगे। यहाँ पर जो गुडविल राइट ऑफ करते हैं वो ओल्ड रेशो में करते हैं। ठीक है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट टू गुडविल। ये हमें एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री करनी है। राइट, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको ओल्ड गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करो। ठीक है, इन ओल्ड रेशो, OR मतलब ओल्ड रेशो। तो अभी एंट्री मैंने आपको समझाई, ऑल पार्टनर्स एक्स वाई जेड टू गुडविल किस रेशो में हम इनको राइट ऑफ करेंगे? ओल्ड रेशो में। बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ इन देयर ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या थी? 5:3:2। तो 12,000 को इनमें राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, ये तो पुरानी गुडविल का किस्सा कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है कि जो नई गुडविल है उसका अमाउंट कितना है? 30,000। अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री हमें करनी है। इसको करने के 2 मेथड्स हैं बेटा। एक मेथड है एडजस्टेड एंट्री करके, एक रेज एंड राइट ऑफ करके। जब आपको एडजस्टेड एंट्री करनी है तो आपको सेक्रीफाइस और गेन निकालना पड़ता है। किसको हो रहा है? उसका फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो 5/10, 3/10, 2/10 है। न्यू रेशो में इक्वल पार्टनर है, 3 पार्टनर, तो 1/3 है सबका। इसमें से इसको माइनस करेंगे, LCM आया 30, 10 3 30, 3 5 15, 3 10 10 और ये 1 आपका आया, माइनस है ये, -10।
तो 15 में से 10 माइनस किया तो 5/30। ऐसे ही इनको सॉल्व करेंगे। इसका आ रहा है -1/30, इसका आ रहा है -4/30। मैंने आपको बताया जब आपका आंसर माइनस में है तो इसका मतलब गेन है, जब आपका आंसर प्लस में है तो सेक्रीफाइस है। रीजन भी आपको समझाया था। सेक्रीफाइस होता है तब जब ओल्ड ज्यादा है, पुराना ज्यादा है, नया कम है, तो पार्टनर को ऑब्वियसली कम शेयर मिल रहा है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस एंट्री के हिसाब से एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई और जेड को गेन हो रहा है इतना इतना। अब फर्म क्या करेगी, फर्म इन दोनों से अमाउंट लेगी और एक्स को पे करेगी। कितना अमाउंट, फर्म की गुडविल है न्यू 30,000, ठीक है। वाई से कितना लेना है, 30,000 का 1/30, 30,000 का 1/30 1,000, जेड से 4/30, 30,000 का 4/30 4,000, और अगर हम 5/30 निकालें तो 5,000, यानी एक्स को 5,000 देना है वाई और जेड से लेकर। तो फर्म की बुक्स में लेना है पैसा आएगा वाई से और जेड से, तो वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिजनेस के एसेट्स के हिसाब से एंट्री करोगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और देना है लाइबिलिटी के हिसाब से किसको देना है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 5,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड, राइट। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं। आपके सारे एडजस्टमेंट गुडविल के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और इलिस्ट्रेशंस हैं, उन सब की आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। और अब आज का हमारा टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बेटा, किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब भी बदलाव आएगा, बदलाव का मतलब या तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, या एडमिशन होगा ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो उस समय हर फर्म, उसके पास जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उसकी वैल्यू लगवाई जाती है। क्यों लगवाई जाती है, देखो एक एग्जाम्पल है। एक फादर है, उसके 4 सन हैं, ठीक है, S1, S2, S3 और S4। इस फादर के पास 4 ही प्रॉपर्टीज हैं। इसके पास 4 मकान हैं, ठीक है, 4 प्रॉपर्टी मतलब इसके पास 4 मकान हैं। अब ये फादर जो है अपनी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि सब बच्चे एक एक मकान ले लो, तो ये क्या सही डिस्ट्रीब्यूशन होगा? अगर रियल सेंस में देखा जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होगा, क्योंकि इसके पास जो ये 4 मकान हैं, एक मकान तो सपोज कीजिए गाजियाबाद में है, एक मकान दिल्ली के अंदर, दिल्ली साउथ में है, एक मकान इसका सपोज हरियाणा में है, एक मकान इसका पंजाब में है। तो बेसिकली हमें इन चारों मकान 100-100 गज के हैं, तो जरूरी नहीं है कि इनकी वैल्यू सेम हो। जो साउथ का मकान है इसका, वो है सपोज 5 करोड़ का, गाजियाबाद वाला है 2 करोड़ का, हरियाणा वाला है सपोज कीजिए 1 करोड़ का, और पंजाब वाला जो मकान है वो तो बहुत ही सस्ता है, सपोज कीजिए वो है 80 लाख रुपए का। अगर ये इस तरह से मकान बांटेगा तो सभी बच्चों को इक्वल नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में ये करना चाहिए कि आप चारों मकान की वैल्यू लगाओ। चारों मकान की वैल्यू लगाते हैं अगर हम, तो 5, 2 7 और 1 8, 8 करोड़ 80 लाख रुपया हुआ। अब इस 8 करोड़ 80 लाख को अगर हम 4 में बांटें तो हर बच्चे को 2 करोड़ और 40 लाख रुपए मिलना चाहिए, 2 करोड़ 40 लाख। तो अगर आप किसी बच्चे को प्रॉपर्टी दे रहे हो, जैसे यहाँ पर एक बच्चे को गाजियाबाद का घर मिलता है 2 करोड़ की, अब इसको 40 लाख और देने चाहिए। अगर ये दिल्ली वाला कोई ले जाता है तो उसके पास तो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आ गई, तो उसके पास जितना ज्यादा है वो उतना शेयर
दूसरों को देगा जिसके मकान की वैल्यू कम नहीं है। तो सही डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा, ना कि एक एक घर बांटने से होगा। ऐसे ही जब किसी फर्म के अंदर रिवैल्यूएशन होता है, कि जैसे यहाँ अभी मैं आपको बताती हूँ, ये है आपका 2015 में ABCD की बैलेंस शीट बनी, ये चारों पार्टनर थे। 2020 के अंदर ABCD ने बदलाव आया, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, बदलाव आया चेंज इन PSR की वजह से या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की वजह से। तो ऐसे में जो एसेट्स और लायबिलिटीज 2015 में थी, 2015 में तो हम बुक वैल्यू जितने की कोई चीज खरीदी होगी, जितने का बिल होगा उतनी बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू दिखाई होगी। लेकिन जिस टाइम रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ उस टाइम उन एसेट्स और लायबिलिटीज की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो मार्केट में असेस करके ही पता चलेगा, रिवैल्यूएशन करके ही पता चलेगा कि आज उसके पास जितनी संपत्तियां उसकी वैल्यू बढ़ी है या घटी है, ऐसे लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ी है या घटी है, वो सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं। इसके लिए हमें जब भी कभी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज बनाना पड़ता है, ये देखने के लिए कि आज बैलेंस शीट के अंदर एट द टाइम ऑफ चेंज इन द फर्म उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज उतनी ही हैं जितनी पहले थी, या देयर इज अ चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे जब भी पार्टनरशिप के अंदर बदलाव आएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन आएगा ड्यू टू चेंज इन PSR, ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो हर सिचुएशन में वो फर्म अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए रीवैल्यूएशन करेगी और उसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। रीवैल्यूएशन करके एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये कैसे बनाया जाता है? अब आप देखिए बेटा, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में इंक्रीज इन एसेट्स है, एसेट्स थी पहले 5 लाख की, अब है 6 लाख की, तो बढ़ रही है वैल्यू, तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स। डिक्रीज इन एसेट है, एसेट की वैल्यू कम हुई तो लॉस हुआ, लॉस को डेबिट करते हैं। अगर लायबिलिटीज आपने लिखी है 5 लाख की, जब मार्केट में पता चला वो 5 लाख से ज्यादा की है, इंक्रीज इन लायबिलिटी है, तो वो लॉस हो गया, लॉस को डेबिट करेंगे। डिक्रीज इन लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो गई, हमने कहा हमने तुम्हारा 5 लाख देना है, कहते नहीं आपने तो 480 देना है, तो वहां पैसा बच गया फर्म का, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी प्रॉफिट होगा, उसे हम क्रेडिट करेंगे। और अचानक आपकी बुक्स में कोई एसेट नहीं लिखी है और अचानक आपको कोई पैसा मिल जाता है, अनरिकॉर्डेड एसेट से एट दैट टाइम कोई रिकवरी हो जाती है, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं। ऐसे अचानक कोई लायबिलिटी पे करनी पड़ जाती है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो वो हमारे लिए लॉस है, लॉस को डेबिट करेंगे। इस तरह से आपके पास टोटल 6 सिचुएशंस आ सकती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है कि जब भी इस तरह से हम एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन एन अकाउंट, एक अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है जिसका नाम है, टाइटल है रीवैल्यूएशन अकाउंट, या इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इट इज अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जहां हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी उनका रिवैल्यूएशन और असेसमेंट जो भी होता है उसे रिकॉर्ड करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, जो डेबिट होना था उसे डेबिट में लिख दिया, जो क्रेडिट था वो क्रेडिट में लिख दिया, डेबिट में सारे लॉसेस आ गए, क्रेडिट में और सारे प्रॉफिट्स, तो उसका फाइनल रिजल्ट निकालना है कि नेट हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट में बी प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हो सकता है या लॉस। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, तो जो भी होगा इसे हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट के अंदर।
कैसे? देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ आता है, डेबिट क्रेडिट में। अब इसको हम एक अकाउंट की तरह देखें। ये मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। जैसे आपका लेजर बनता है, यहाँ डेबिट है, यहाँ क्रेडिट है। डेबिट क्या होते हैं? सारे आपके लॉसेस, जो लॉस होता है। क्रेडिट क्या होता है? आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो डिक्रीज इन एसेट यहाँ आया, इंक्रीज इन लाइबिलिटी भी यहाँ आया, इस तरफ 2 करके 2 अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आया। इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट में आएगा, डिक्रीज इन लाइबिलिटी L4 लाइबिलिटी बाय अनरिकॉर्डेड, ये तीनों हमारे प्रॉफिट्स हैं, यहाँ लिखे जाएंगे। इसके बाद अगर इधर का टोटल ज्यादा है, इस टोटल को आप लिखेंगे, टोटल यहाँ ब्रोट डाउन, तो यहाँ प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या आता है? टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू जितने भी एक्स वाई जेड जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल, वाईज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। अगर लॉस होगा तो इधर आएगा, तो इसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और इधर निकले तो बोलते हैं रिवैल्यूएशन लॉस। इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। कभी कभी एग्जाम में अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है, और कभी कभी अकाउंट में एग्जाम्स में इसकी एंट्रीज भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो जैसे आपकी यहाँ पर अगर देखा जाए लॉस के लिए, यहाँ लॉसेस डेबिट हो रहे हैं, राइट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, और प्रॉफिट्स क्रेडिट होते हैं। अब इसको हम एक जनरल एंट्री में कैसे लिख सकते हैं? इंक्रीज इन एसेट, एसेट इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट। याद रख लीजिए, अगर फायदा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, अगर लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट। इसकी अगर हम लेजर पोस्टिंग करें, इंक्रीज इन एसेट रिवैल्यूएशन के बाय में जाएगा। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन के बाय में बाय इंक्रीज इन एसेट। तो एंट्री को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, रिवैल्यूएशन को दिमाग में रखो। प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। इंक्रीज इन एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, डिक्रीज होने पर रिवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लॉस है, लॉस होने पर रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। डिक्रीज होने पर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एसेट होने पर फायदा है, प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होने पर रिवैल्यूएशन डेबिट होगा टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो इस तरह से हम इन सब की जर्नल एंट्रीज भी कर सकते हैं, अकाउंट भी बना सकते हैं। क्वेश्चन जो कहेगा हमें वही करना पड़ेगा। एंट्री है तो एंट्री करनी पड़ेगी, अदरवाइज अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज आती है बेटा, कि अगर हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए रिवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट करते हैं, तो ये काम घर बैठे बैठे या ऑफिस में बैठे बैठे नहीं होता। इसके लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट करना पड़ता है, या कोई पार्टनर काम करता है, मार्केट में क्या वैल्यू है बाजार जाके पता करना पड़ता है। तो इन सब चीजों में खर्चा आता है। एक बंदा बाहर से बुलाकर वैल्यूअर भी बुला सकते हैं जो वैल्यू लगाता है, और इसके लिए वो चार्जेस लेता है। तो क्या होता है कि ऐसे में अगर कोई एक्सपेंसेस होता है तो उसे बोलते हैं एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब इन एक्सपेंसेस को देखा जाए तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझना बेटा। अगर कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर ये देखो, दीज एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय फर्म या बोर्न बाय पार्टनर, यानी उनका एग्रीमेंट देखना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा खर्चा होता है तो वो कौन सहन करेगा। ये खर्चा फर्म सहन करेगी या पार्टनर बोर्न करेगा, ये बात एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कौन बोर्न करेगा, कौन सहन करेगा, तो ये अंडरस्टूड है जब क्वेश्चन साइलेंट है तो फर्म बोर्न करेगी उसको।
फर्म सहन करेगी, उस खर्चे को उठाएगी। ठीक है, चलिए सपोज अगर फर्म ने उस खर्चे को उठाना है, बॉन्ड बाय फर्म है, तो अब हमें उसके साथ दो चीजें हो सकती हैं कि वो खर्चा पेड बाय फर्म है या पेड बाय पार्टनर है। उठाना तो फर्म ने है, लेकिन अगर फर्म ही पे कर रही है, फर्म ने खर्चा उठाना था, फर्म ने खुद पे करा, तो फर्म के खर्चे लॉस हो गया, लॉस में रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रैकेट में लिख देंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, अब खर्चा बॉन्ड किसने करना है, फर्म ने, लेकिन फिलहाल वो पेड बाय पार्टनर है। अगर खर्चा फर्म ने बेयर करना है तो फर्म का तो प्रॉफिट और लॉस के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो करना ही है, लेकिन ये पेमेंट फर्म नहीं कर रही है, पार्टनर ने पे किया है, तो फर्म को ये पैसा पार्टनर को वापस देना है, फर्म के लिए ये लायबिलिटी है, तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब देखो जब फर्म बॉन्ड करेगी, दोनों ही सिचुएशन में रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, अगर वो खुद पे करता है तो टू कैश, अगर वो पे पार्टनर करता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि ये क्रेडिट करके फर्म उसको लायबिलिटी शो कर रहा है कि हम तुम्हें देंगे। दूसरी तरफ अगर बॉन्ड बाय पार्टनर है तो फर्म का कोई लेना देना नहीं, खर्चा किसने, एग्रीमेंट में लिखा है कि ये खर्चा पार्टनर बियर करेगा। अब ये देखना है पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने उठाना था खर्चा और पार्टनर ही पे कर रहा है, तो हमारी बुक्स में कोई एंट्री नहीं, फर्म की बुक्स में नो एंट्री। ठीक है, और अगर पार्टनर ने उठाना था, बॉन्ड बाय पार्टनर है, लेकिन बियर कौन कर रहा है, पेड बाय फर्म, ये इसके लिए एरो है बेटा, पेड बाय फर्म। अब फर्म को वापस करना पड़ेगा पैसा, कौन करेगा, पार्टनर। ठीक है, पेड बाय फर्म, तो पार्टनर्स, हमने पार्टनर्स को डेबिट किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, फर्म के हिसाब से पार्टनर से पैसा लेना है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके आगे के पॉइंट्स मैं आपको अगली क्लास में समझाती हूँ। थैंक यू बेटा।